Hello guys, today we are going to start most important topic, that is revaluation of assets and reassessment of liabilities। देखिए, जब भी किसी भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है? जब भी किसी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम हम फर्म की जो एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ हैं इनकी वैल्यू को हम रीचेक करते हैं और रीचेक करके हम पता करते हैं कि ऑन द डे ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन एसेट्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में कितनी है और ये जो लाइबिलिटी है उनका एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना है ऑन द डे ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड कब? ऑन द डे ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो इस टाइम पे इनका एक्चुअल कितना पेमेंट करना है और इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इनको हम इन दोनों चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं? ये है एसेट की करंट वैल्यू और ये होती है लाइबिलिटीज़ की करंट वैल्यू। ये लाइबिलिटी की करंट वैल्यू, ये एसेट की करंट वैल्यू। तो जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हम एसेट और लाइबिलिटीज़ की करंट वैल्यू को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने का रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न हम एक एग्जांपल से समझने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक जो है अपन इससे पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। इवन मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ एक बार, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग इतना सा होता है, जब भी पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयर चेंज होता है, चाहे वो किसी भी वजह से होता हो, उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सपोज यहाँ पर इस डेट को मान लो 1 अप्रैल 20 को ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे अब इस डेट के बाद फ्यूचर में ए और बी जो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच क्या हो गया सर? प्रॉफिट शेयर चेंज हो गया, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अच्छा, ए बी पार्टनर है, 3:2 में पार्टनर है। 1 अप्रैल 20 को, इसी डेट को, सेम डेट को इन्होंने डिसाइड किया कि सी को एक पार्टनर बना लें, तो ए बी सी 3 पार्टनर हो गए फ्यूचर में। और प्रॉफिट शेयर डिसाइड कर दिया, 3:1 डिसाइड हो गया इनका प्रॉफिट शेयर। तो यहाँ देखो प्रॉफिट रेशियो, पहले प्रॉफिट को 3 और 2 5, टोटल 5 आ रहा है। टोटल प्रॉफिट के 5 पार्ट्स करते थे और अब प्रॉफिट कितने लोगों में बंटना है सर? 3 लोगों में बंटना है और 3, 5 और 6 हो गया टोटल। तो टोटल प्रॉफिट के 6 पार्ट बनेंगे, यानी कि पहले 2 लोगों में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था, अब 3 लोगों में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? देखो प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर के बीच, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। और अब मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। और इस डेट को, किस डेट को? 1 अप्रैल 20 को मान लो इन्होंने ये डिसाइड किया कि ए फर्म से रिटायर हो जाता है, तो अब रिमेनिंग पार्टनर फ्यूचर में कौन रह गए सर? बी और सी रह गए। तो इसके रिटायरमेंट पर ये क्या हो गया? रिटायर हो गया। और रिटायरमेंट पर बी सी पार्टनर हो गए, डिसाइड किया कि बी सी का रेशियो 2:1 था और अब भी 2:1 रहेगा। तो रिटायरमेंट से जब ए रिटायर हुआ है तो रिटायरमेंट से पहले प्रॉफिट को 3 लोगों में डिवाइड करते थे, अब प्रॉफिट फ्यूचर में 2 पर्सन्स में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स यहाँ भी प्रॉफिट शेयर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और यहाँ ये था एडमिशन ऑफ पार्टनर का केस, और ये था रिटायरमेंट और डेथ का भी ऐसा ही केस हो सकता है। रिटायरमेंट और डेथ का भी यही केस हो सकता है। डेथ में भी एक पार्टनर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। रिटायरमेंट, डेथ का केस। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, इन सब कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये सारी कंडीशन रिकॉन्स्टिट्यूशंस की है। और इनमें सब में देखो प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है। पहले क्या था? 3:1, 3:2 से 3:1, 3:1 से 2:1। तो यहाँ सब में प्रॉफिट शेयर चेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जब भी पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयर चेंज होगा तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, चाहे वो इनमें से कोई भी कंडीशन हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा हो। तो अपना क्वेश्चन ये था कि सर जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन होगी, चाहे रिटायरमेंट और डेथ का केस हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट रेशियो चेंज करते हो, तो उस टाइम पे हम फर्म की
एसेट और लायबिलिटी की करंट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे फाइंड आउट, उसका रीजन मैं समझा देता हूं। देखो सपोज करो यहां पे मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज ऑन 1 अप्रैल 2018 को मिस्टर ए बी एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इन्होंने डिसाइड किया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:2। आफ्टर सम ईयर, सपोज ऑन 1 अप्रैल 2020, इन्होंने डिसाइड किया कि इस डेट के बाद जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, कब, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट हो इस डेट के बाद फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा, कब, फ्यूचर में ए और बी प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड ना करके इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी 1:1 में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ए और बी के बीच क्या हो रहा है, प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है। प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में। रिकॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से यहाँ पे कोई भी केस हो सकता है। तो यहाँ पे डिसाइड हो गया कि इनका न्यू रेशियो जो होगा, न्यू रेशियो टू 1:1 होगा। अब सपोज करो कि जब इन्होंने ये पार्टनरशिप बिजनेस इस डेट को स्टार्ट किया था तो यहाँ इन्होंने एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया, प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹6 लाख। 6 लाख रुपीज में एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया। और आपको पता है कि लैंड एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है आपकी, एक ऐसी एसेट होती है जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होती है नॉर्मली। तो आपने इस एसेट को 6 लाख रुपीज में परचेज किया और जिस दिन आप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, इट मीन्स जब आपने प्रॉफिट शेयर जिस दिन चेंज किया था, यहाँ 1 अप्रैल 20 को प्रॉफिट शेयर चेंज कर रहे हैं ना, तो इस दिन आपने मार्केट में इसकी वैल्यू पता की, तो इसकी वैल्यू आपको मिली मार्केट में 10 लाख रुपीज। तो इसकी जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू कौन से दिन, जिस दिन आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो उस दिन की करंट वैल्यू वो है ₹10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 लाख से 10 लाख इसकी वैल्यू हो गई। अब यहां से लेकर 1 अप्रैल 20 से लेकर 18 से लेकर 20 तक, 1 अप्रैल 18 से 20 तक इस प्लॉट ऑफ लैंड की वैल्यू में कितना इंक्रीज हो गया, सर यहां इंक्रीज हो गया 4 लाख रुपीज की इंक्रीज हो गई। तो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपको क्या होता है सर, गेन होता है। तो आपको ये गेन हो गया। अब बताओ जरा, ये जो गेन है ये गेन कौन से रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, ए बी में 1:1 में होना चाहिए, 3:2 में होना चाहिए। सिंपल सी बात है सर, ये जो प्रॉफिट हुआ है ये 18 से 1 अप्रैल 20 के पीरियड में हुआ है। तो इस पीरियड में अगर गेन हुआ है तो इस पीरियड में जो रेशियो था उसी में डिवाइड होना चाहिए, यानी कि इस वाले रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। पास्ट में जो रेशियो था उस रेशियो में, यानी ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। ए बी में किस रेशियो में जाना चाहिए सर, ये ओल्ड रेशियो में ए बी में ट्रांसफर होना चाहिए। अब मान लो कि इस एसेट को आपने 1 जुलाई 2020 को एक्चुअली में आपने इसको सेल कर दिया यहाँ पे, और आपने इसको एक्चुअली में सेल किया, सोल्ड एट ₹11 लाख। 11 लाख रुपीज में आपने इसको सेल कर दिया। तो बताओ आपको इस पे कितना प्रॉफिट हुआ। सर अपन ने 6 लाख में परचेज की थी एसेट, ये एसेट परचेज की थी 6 लाख में और इसको सेल किया 11 में। तो 11 - 6 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इस 5 लाख के प्रॉफिट में से 4 लाख का प्रॉफिट तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का माना जाएगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट को इसकी 4 लाख रुपीज वैल्यू बढ़ चुकी थी, जिसका बेनिफिट इनको ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए। तो ये 5 लाख में से 4 लाख रुपीज तो इनका 1 अप्रैल 20 से पहले बढ़ चुका था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 10 लाख से लेकर 11 लाख तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद का प्रॉफिट है, इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करना चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है इसको तो न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, जबकि रिकॉन्स्टिट्यूशन बाद का पहले का जो प्रॉफिट था ये वाला प्रॉफिट 4 लाख ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को और इस प्रॉफिट को दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 4 लाख का गेन हो रहा है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट से पहले का है, और ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट के बाद का है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के डेट के बाद का प्रॉफिट फ्यूचर रेशियो में डिवाइड होगा और रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 लाख रुपीज इसकी वैल्यू है, करंट वैल्यू, किस दिन, जिस दिन इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट को जो मार्केट में करंट वैल्यू एसेट की, इस वैल्यू 10 लाख रुपीज को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड, शुड बी रिकॉर्डेड, कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा,
शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि इन न्यू बैलेंस शीट, यानी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में हम इस 10 लाख को पहले रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एसेट को हिस्टोरिकल वैल्यू पे शो करते हैं, यानी 6 लाख रुपीज पर अपन ने अब तक इसको दिखा रखा था। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हम बताएंगे इसको कि भाई इसकी करंट वैल्यू जो थी जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उस दिन 10 लाख रुपीज थी, तो बुक्स में 10 लाख रुपीज दिखाएंगे। अच्छा, मान लो अगर आप ये 10 लाख रुपीज ना दिखाते हो और ना इस 4 लाख का एडजस्टमेंट करते हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर आपने ये 10 लाख रुपीज यहाँ पे ना दिखाए होते बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आप क्या मानते हैं यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट को भी इसकी वैल्यू कितनी होती, 6 लाख रुपीज इशू होती बैलेंस शीट में। तो 6 लाख के एसेट को 11 लाख में आपने सेल कर दिया होता, तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज का क्या हो रहा होता सर, प्रॉफिट जो हो रहा है 5 लाख का, वो सारा प्रॉफिट यहाँ टोटल पीरियड का 5 लाख प्रॉफिट मान लिया जाता, जिसको इस रेशियो में बांट दिया जाता, जो कि क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जिस दिन भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट की जो करंट वैल्यू है एसेट और लायबिलिटी की, वो यहाँ पे क्या कर देनी है, शो कर देनी है। क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, उस प्रॉफिट लॉस को हमें ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन तक जो प्रॉफिट हुआ है वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। अगर लॉस हुआ है तो वो भी ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एफर्ट्स ओल्ड रेशियो में अब तक हुए हैं 18 से 20 तक। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होगा सर, दिस मीन्स finding out current value of assets and liabilities, हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, एसेट और लायबिलिटीज की करंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। कब सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर आपको अपने एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को, करंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये जो करंट वैल्यू है एसेट और लायबिलिटी की, करंट वैल्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो टाइम पर, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन जो करंट वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, इस करंट वैल्यू को हम बोलते हैं रिवाइज्ड वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ मैं कोमा लगा दे रहा हूँ, फिर यहाँ इसके आगे लिखेंगे सच वैल्यू इज नॉन एज रिवाइज्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे सर, इसे रिवाइज्ड या फिर रीवैल्यूड वैल्यू भी कह सकते हैं। रीवैल्यूड वैल्यू, कौन सी वैल्यू सर, या तो रिवाइज्ड वैल्यू कह दो या रीवैल्यूड वैल्यू कह दो इसे। तो आपने क्या समझा सर, हमने ये समझा कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें एसेट और लायबिलिटी की करंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजमेंट की वजह से जो भी प्रॉफिट और लॉस रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हो रहा है वो पास्ट पीरियड से रिलेटेड है, जिसे हमें पास्ट रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए जब हमें रिवैल्यूएशन करना है तो यहाँ इस रिवैल्यूएशन के पर्पस से हमें एक न्यू अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि इनकी जो इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड जो करना है अपने को, तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए एक नया अकाउंट बनाना है। तो फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए सर, हमें एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने के लिए, फॉर दिस पर्पस a new account is open, a new account
अ न्यू अकाउंट इज ओपन, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। नेम क्या होगा उसका, नेमली रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नेम होगा सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट उस अकाउंट का नेम होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो प्रॉफिट लॉस होगा, तो एसेट और लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए अब हम डिस्कस किस पे करेंगे सर, अब हम डिस्कस करेंगे इस अकाउंट पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट पर, कि ये क्या चीज़ होती है। तो लिखो, आप मेरे साथ लिखोगे यहाँ पे। पहले इसके कुछ बातें जान लेते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करना है सर, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसे हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। क्योंकि इनकी करंट वैल्यू जब हम पता करेंगे तो कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। तो इसका मीनिंग जब एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है वो हमें इसमें रिकॉर्ड करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये मान लो एसेट है, कि ये मान लो आपकी एसेट है और आपकी किसी भी एसेट की वैल्यू मार्केट में हो गई इंक्रीज, तो बताओ ये आपके लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड 10 लाख में परचेज किया और आज उसकी मार्केट वैल्यू 11 लाख है, आप बेच दो, 11 लाख में बिक जाएगा, तो बताओ आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सर वैल्यू ज्यादा मिल रही है पहले से, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है सर, ये गेन होता है या प्रॉफिट होता है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, डिक्रीज का मीनिंग क्या हुआ कि मान लो आपने कोई मशीनरी परचेज की और एक एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन मार्केट में आने की वजह से आपकी जो मशीन है वो ऑब्सोलेट हो गई, जिस वजह से क्या हो गया, उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो गई। ऑब्सोलेशन की वजह से उस मशीन की वैल्यू मार्केट में क्या हो गई, कम हो गई। तो बताओ 6 लाख में आपने वो मशीन परचेज की और आज उस मशीन की मार्केट वैल्यू है 4 लाख रुपीज। अगर आप उसको सेल भी करना चाहो तो 4 लाख में मैक्सिमम आप उसको सेल कर सकते हो। तो बताओ 6 लाख में जो मशीन परचेज की थी उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख आ रही है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सर अब तो लॉस हो रहा है क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है, गेन होता है, और जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है सर, लॉस हो जाता है। और इसका हम अपोजिट करें, लायबिलिटीज के रिलेशन में अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है कि जब भी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, इट मीन्स हमें जो पहले पेमेंट करना था उससे कुछ अमाउंट ज्यादा पे करना है, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। और अगर हमारी लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर को पेमेंट करना था 4 लाख रुपीज, अब क्रेडिटर कह रहा है कि भाई विद इन 1 मंथ आप पेमेंट करते हो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने विद इन 1 मंथ उसको पेमेंट किया, तो 4 लाख का 10% 40,000 हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, मीन्स हमें 3,60,000 पेमेंट करना पड़ा। तो यहाँ पे 40,000 का हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यानी लायबिलिटीज की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे सर। तो यहाँ पे जब भी एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजमेंट होता है तो जितनी वैल्यू चेंज होगी वो हमारे लिए या तो गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। और ये जो गेन और लॉस है ये कौन से अकाउंट में आते हैं सर, ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ये कौन से अकाउंट में आते हैं सर, ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और यहाँ रीवैल्यूएशन में हमें रिकॉर्ड किसे करना है, हमें सर इस एसेट की इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को और लायबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को इसमें रिकॉर्ड करना है। और ये इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू क्या, गेन और लॉस है। इसका मीनिंग हमें इस रिवैल्यूएशन में गेन और लॉस अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, इसे हमें इसमें रिकॉर्ड करना है। तो इसका मीनिंग इसमें प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये कौन सा अकाउंट बन गया सर, नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो आप यहाँ लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहला पॉइंट लिखोगे आप, पॉइंट नंबर 1, इट इज, कौन सा अकाउंट है ये सर, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन द नेचर। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट इन द नेचर। तो ये आपका जो अकाउंट है कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट इन द नेचर। सर नेचर में इसको आप नॉमिनल अकाउंट कहोगे। और इसको आपने प्रिपेयर क्यों करना है सर, इट इज प्रिपेयर टू, इट इज prepared
इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड, किसे रिकॉर्ड करना है, प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटीज और प्रोविजंस। एसेट लाइबिलिटीज और प्रोविजन की जो इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू है उसे आपको इस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, इसीलिए आपने इस अकाउंट को यहाँ पे प्रिपेयर करना है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नॉमिनल अकाउंट है, बनाया क्यों है, क्योंकि सर हमें इसमें एसेट की और लाइबिलिटी की और प्रोविजन की जो भी वैल्यू इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है उसको हमें इसमें रिकॉर्ड करना है। तो सर इसका रूल क्या होगा? देखो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आपका जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो सारे क्या होंगे सर? डेबिट होंगे। तो आप जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कुछ रिकॉर्ड करोगे। क्या रिकॉर्ड करोगे? जो एसेट लाइबिलिटी और प्रोविजन, इन तीन की वजह से, इनकी तीन में वैल्यू के, इन तीन चीजों की वैल्यू में अगर कोई इंक्रीज और डिक्रीज होने से लॉस होगा तो इसके डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। नॉमिनल है ना, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? डेबिट में तो लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर इन तीन की वजह से कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप यहां डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे, इस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करो। किसे? एसेट लाइबिलिटी और प्रोविजंस, इनकी वैल्यू में चेंजमेंट होगा और लॉस एराइज हो गया तो डेबिट में, और इन तीन की वैल्यू में कोई चेंजमेंट हुआ और प्रॉफिट हो गया यानी गेन हो गया तो वो क्रेडिट में। तो क्या क्या लिखना है सर? देखो लॉस कब होता है? जब एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और इन दोनों की प्रोविजन और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में लॉस लिखेंगे, और इसके अलावा एक्सपेंसेस अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं या फिर कोई अदर लॉसेज हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट को, तो वो भी इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा सर क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा? नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट में प्रॉफिट्स या गेन्स रिकॉर्ड होंगे। तो गेन कब होगा? जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सर गेन हो जाएगा। जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या हुआ सर? गेन हो गया। और लाइबिलिटीज और प्रोविजन की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा सर? गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके अलावा अगर फर्म को कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कोई अदर इनकम हो रही है तो उस इनकम को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इनकम और गेन्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका रूल। किसका रूल सर? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल हो गया कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट किस रूल पे बेस्ड बनाना है। वैसे तो नॉमिनल अकाउंट था और नॉमिनल अकाउंट के रूल ही हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल। अब इस रूल को ही आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। और अगर इतना सा रूल आपको ध्यान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो आगे कुछ बातें और लिखनी है। अगला पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, यहाँ लिखोगे आप नेक्स्ट पॉइंट। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, एसेट लायबिलिटी और प्रोविजन की वैल्यू में जो चेंजमेंट हुआ वो आपने रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड किया। अब कई बार क्या हो सकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल जो वो क्रेडिट से ज्यादा हो सकता है, कई बार क्रेडिट का टोटल डेबिट से ज्यादा हो सकता है। इट मीन्स कभी डेबिट बैलेंस हो सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो जो भी रिवैल्यूएशन का बैलेंस होगा वो रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो करेगा। और आपको मैंने अभी बताया था कि रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट लॉस होता है वो किस रेशियो में डिवाइड होना है सर? वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो नई वैल्यू अपन रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, और इनमें जो चेंजमेंट हुआ वो या रिवैल्यूएशन में लिखा। और चेंजमेंट में क्या बता रहा है? इन पे प्रॉफिट और लॉस को बता रहा है जो कि किस पीरियड के हैं, जो पास्ट पीरियड से रिलेटेड है, इसलिए ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे बैलेंस, कौन सा, किसका बैलेंस? बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिख रहे हैं अपन बैलेंस ऑफ
रीवैल्यूएशन, बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड, बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड, बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आपको एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू, जो नई वाली वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू, जो आपकी करंट वैल्यू थी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, उस वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करना होगा। तो एक पॉइंट और लिखेंगे आप यहाँ पे, आफ्टर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग revaluation account, revaluation account, कोमा लगा रहा हूं यहाँ पे, assets and liabilities, क्या asset और liabilities are shown at revised value, at their रिवाइज्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू पर शो होगी सर? ये रिवाइज्ड वैल्यू पर शो होगी। कौन सी वैल्यू पर? रिवाइज्ड वैल्यू पर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम करते हैं इसकी अकाउंटिंग। पहले मैं आपको इससे रिलेटेड रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं वो समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एंट्रीज कैसे पास करेंगे वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, हमें क्या प्रिपेयर करना है सर? हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है ये सीखना है। तो आप लिखो यहाँ पे मेरे साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा? देखो, इसमें हमें एक साइड डेबिट होगी तो दूसरी साइड क्रेडिट होगी। यहाँ ये पर्टिकुलर का एक कॉलम रहने देंगे और दूसरा कॉलम अपन अमाउंट का रहने देंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसमें हमने डेट का कॉलम नहीं रखा। डेट का कॉलम क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमें पता है ये कब बन रहा है अकाउंट, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट को ही बन रहा है। जब कोई अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट को बनता है तो उसमें अकाउंट में हमें डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में भी क्या नहीं करते, कभी भी डेट का कॉलम नहीं बनाते, बस ऊपर डेट लिख दी जाती है। तो वहाँ भी हमें पता होता है कि इसलिए अपन ऊपर डेट लिख देते हैं कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का अपन P&L अकाउंट बना रहे हैं या कौन से फाइनेंशियल ईयर का अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए उनकी डेट अपन यहाँ ऊपर लिख देते हैं। और ये हमें पता होता है कि एट द एंड ऑफ ईयर बन रहा है तो यहाँ डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह हमें पता है कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बन रहा है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट हमें पता है तो यहाँ पे डेट का कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए एक लिखेंगे अपन पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा ये, और दूसरा किसका होगा सर? यहाँ पे अमाउंट का कॉलम होगा। यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा और दूसरा कॉलम किसका होगा सर? यहाँ पे दूसरा कॉलम अमाउंट का होगा। तो ये इनमें कॉलम होंगे। अब एक बात और ध्यान रखना आप, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। कई बार हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पूछा जा रहा है तो उसका मीनिंग भी क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। तो अगर आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया फॉर्म का, या तो रिटायरमेंट हुआ है या डेथ हुई है या एडमिशन हुआ है या फिर PSR चेंज हुआ है पार्टनर के बीच, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। अगर रिवैल्यूएशन की बजाय आपको P&L एडजस्टमेंट बोल दे तो वो P&L एडजस्टमेंट ही रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं सर? इसमें रिकॉर्ड करते हैं एसेट, लायबिलिटी और प्रोविजंस की वैल्यू में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, इसमें रिकॉर्ड करेंगे।
पहले मैं लिख लेता हूं क्या रिकॉर्ड करना है। यहां सर एसेट को रिकॉर्ड करना, बोलो हाँ की ना। यहां सर लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। यहां पे प्रोविजंस को भी रिकॉर्ड करना है। किस किस को रिकॉर्ड करना है सर? एसेट को, लाइबिलिटी को और प्रोविजंस को हमें यहां पे रिकॉर्ड करना है। कब रिकॉर्ड करना है? जब इनकी वैल्यू में या तो इंक्रीज हो जाए कुछ या डिक्रीज हो जाए। तो यहां पे कौन सा अकाउंट था सर? ये नॉमिनल अकाउंट था। कौन सा अकाउंट था सर? ये नॉमिनल अकाउंट था। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है सर? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट में लॉसेज आएंगे और क्रेडिट में क्या आएगी सर? गेन्स आएंगे। ये कहता है इसका नॉमिनल अकाउंट का रूल। ये नॉमिनल अकाउंट था। तो लॉसेज कब होंगे? जब असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ना अगर एसेट की वैल्यू, तो जितना वैल्यू डिक्रीज हुआ है वो यहां पे आएगा। कौन सी वैल्यू आएगी? रिड्यूस्ड वैल्यू। जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है, क्योंकि लॉस हो गया, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो डेबिट में आ गया भी, तो डेबिट में उस एसेट का नाम लिख देंगे। और लायबिलिटी और प्रोविजन की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज होगी मतलब हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब हमारे लॉस हो गया। तो यहाँ पे लायबिलिटीज और प्रोविजन की वैल्यू में कुछ इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है सर? यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू में अगर कुछ इंक्रीज हो गया तो उस इंक्रीज्ड वैल्यू को, कौन सी वैल्यू? सिर्फ इंक्रीज्ड वैल्यू। ध्यान रखना जितना वैल्यू इंक्रीज हुआ वो शो करना है यहाँ पे, वही हमारे लिए प्रॉफिट और लॉस है। तो यहाँ पे इसकी इंक्रीज्ड वैल्यू हमारे लिए लॉस है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटीज और प्रोविजंस का। ये हमारे लिए लॉसेस थे, डेबिट में रिकॉर्ड हो गया। अब आपकी बैलेंस, आपकी कोई एसेट थी और उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी मार्केट में। मान लो प्लॉट ऑफ लैंड आपने 6 लाख में परचेज किया और उसकी करंट मार्केट वैल्यू 15 लाख है, तो आपको तो 9 लाख का प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे। तो एसेट की वैल्यू जब भी इंक्रीज होती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है तो आप यहाँ पे शो करेंगे इसको क्रेडिट साइड में बाय एसेट। कब? जब इनकी वैल्यू में कुछ इंक्रीज होता है। इंक्रीज्ड, जब कुछ इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे शो करेंगे क्रेडिट में। और जितना वैल्यू इंक्रीज हुआ, आईवी मींस क्या है? इंक्रीज्ड वैल्यू। और लायबिलिटी और प्रोविजन की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है इनकी वैल्यू, तो हमें क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होने का मीनिंग क्या हुआ? कि हमें पेमेंट पहले से कम करना पड़ेगा। तो अगर इनकी वैल्यू क्या हो गई सर? डिक्रीज हो गई, तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो उस प्रॉफिट को हमें रिकॉर्ड कहां करना है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और कि कौन सा वैल्यू लिखना है? जितना वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, वो रिड्यूस्ड वैल्यू को सिर्फ यहाँ पे आपको शो करना है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है, रिवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो उस टाइम पे कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड या फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो एक्सपेंस होंगे तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाया नहीं जाएगा इमीडिएटली, तो इससे रिलेटेड, रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे एक्सपेंस डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएंगे। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कैश, और आपने पेमेंट नहीं किया है, फर्म ने पेमेंट नहीं किया तो पार्टनर पेमेंट करता, तो पार्टनर का नेम आ जाएगा। तो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। ये किस चीज के लिए है? एक्सपेंसेस पेड। अगर एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है तो उस वैल्यू को यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरह आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। और अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी डिफरेंस आता हो, फॉर एग्जांपल डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज्यादा है, मान लो कि डेबिट का टोटल है 9 लाख, क्रेडिट का टोटल है 8 लाख, तो कौन सा बैलेंस है सर? डेबिट साइड का टोटल 1 लाख रुपीज से ज्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस का मीन, डेबिट में हमने क्या रिकॉर्ड किया सर? लॉसेस को रिकॉर्ड किया, मींस नेट लॉस हो गया। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर। लॉस जो होंगे उनको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बताया था ना मैंने आपको, अभी लास्ट पॉइंट हमने लिखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, तो ये बैलेंस ही तो आ रहा है, जो भी बैलेंस होगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, या फिर पार्टनर करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे।
करंट अकाउंट किस कब होगा, जब सर कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और कौन से रेशियो में होगा सर, ये ओल्ड रेशियो में होगा। अब मान लो क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो ये सर प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे टू गेन ट्रांसफर्ड, या प्रॉफिट ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हैं। गेन ट्रांसफर्ड टू कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है सर, पार्टनर्स कैपिटल में। और अगर कैपिटल फिक्स होगी तो क्या करना है सर, करंट अकाउंट लिख देना है कैपिटल की जगह पे, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट लॉस होगा करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब क्या है कि आपको कई बार कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे एसेट की कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट थी, तो अनरिकॉर्डेड थी उसे रिकॉर्ड में लाएंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई ना, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। वो कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज थी तो उसे अगर रिकॉर्ड में लाना है तो जब रिकॉर्ड में लाइबिलिटी आएगी तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो सेम एंट्री बनेगी। आई थिंक इतनी बात क्लियर है आपको। ये रिवोल्यूशन अकाउंट का आपका फॉर्मेट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ये तो था आपका रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब अगर आपसे क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछ ली जाती तो आप क्या करते, तो सर जनरल एंट्री तो हम अकाउंट से भी बना सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू एसेट, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन, एसेट टू रीवैल्यूएशन, लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन और प्रोविजन टू रीवैल्यूएशन। इवन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनकी जनरल एंट्रीज बता देता हूँ किस तरह से होगी। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई थिंक इसका। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी रीवैल्यूएशन होता है फर्म का, तो रीवैल्यूएशन के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, कुछ बातें आप यहाँ नोट करेंगे आप। सर यहाँ पे इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। और ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है कौन सा अकाउंट है नेचर में, सर ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, इसके डेबिट में लॉसेज रिकॉर्ड होंगे। क्या रिकॉर्ड होंगे, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा सर, गेन और इनकम रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो लॉस कब होगा, रीवैल्यूएशन में किस चीज को रिकॉर्ड करना है सर, रीवैल्यूएशन किसका होता है, एसेट और लायबिलिटी का होता है। तो यहाँ पे एसेट, लायबिलिटीज और प्रोविजंस की वैल्यू में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, डिक्रीज, और इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या हो गया सर, लॉस हो गया। और एसेट की वैल्यू क्या हुई सर, इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट हो गया यानी गेन हो गया। और लायबिलिटीज और प्रोविजंस की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो लॉस हो गया, और डिक्रीज हो गई तो गेन हो गया। और इस तरह से हमें ये चीज़ें रिवैल्यूएशन के डेबिट में और ये क्रेडिट में रिकॉर्ड करनी है। बस इतना हमें ध्यान होना चाहिए, इतना अगर हमें आता है तो बाकी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कंप्लीट कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करने तो आप ध्यान करो थोड़ा सा। आपको पिछली बार आपने पढ़ा था कि एसेट, लायबिलिटी और प्रोविजंस के जो आपने रूल्स पढ़े थे, डेबिट क्रेडिट के जो आपने रूल्स पढ़े थे, उन डेबिट क्रेडिट के रूल्स में आपने क्या पढ़ा था कि एसेट का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस कौन सा होता है सर, डेबिट होता है। और अगर एसेट में कुछ इंक्रीज हो गई वैल्यू, अगर एसेट की वैल्यू क्या हो गई सर, इंक्रीज हो गई, तो एसेट को फिर से डेबिट करेंगे। और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो एसेट को डेबिट से क्रेडिट कर देंगे। और लायबिलिटी का बैलेंस और प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। और अगर इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिर से क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होगी तो इन दोनों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, और इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होंगे। तो ये कुछ रूल्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपने क्लास 11th में ये पहले पढ़े हुए हैं, जिनको आज हमें यहाँ पे काम में लेना होगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड रूल है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन होगा तो किसे रिकॉर्ड करना है सर, एसेट, लायबिलिटी और प्रोविजन में जो भी चेंजमेंट होगा उसे रिकॉर्ड करना है। तो मैं पहले एसेट की बात कर लेता हूँ। एसेट हुआ क्या कि हमारे पास जो भी एसेट थी
उसकी एसेट की वैल्यू या तो क्या हो सकती है सर, इंक्रीज हो सकती है, या फिर इस एसेट की वैल्यू क्या हो सकती है सर, इस एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो आपको पता है ना, जब एसेट की बैलेंस होता है डेबिट और इंक्रीज होगी जब इसकी वैल्यू, तो फिर से एसेट डेबिट हो जाएगी। तो मैंने एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। और यहाँ पे क्या हो रहा था सर, रीवैल्यूएशन हो रहा था, और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के कौन से साइड रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट में। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो तो रीवैल्यूएशन के कौन से साइड रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट में। तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो यहाँ पे, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक कॉन्सेप्ट लेके भी कर सकते हो आप, सिर्फ रीवैल्यूएशन की कॉन्सेप्ट लेके भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे सर आपको जो इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, आईवी इंक्रीज्ड वैल्यू को ही रिकॉर्ड करना है और किसी वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। इसके बाद मान लो कि अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई होती, तो एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के कौन से साइड रिकॉर्ड होगी, डेबिट में रीवैल्यूएशन की रिकॉर्ड होगी। मींस रीवैल्यूएशन अकाउंट को तो डेबिट ही करना है। अब रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया तो ये एसेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो एसेट को मैंने क्रेडिट कर दिया टू एसेट अकाउंट। एसेट का नेम लिखना है कि एसेट का नेम क्या है, मशीन है तो मशीन, फर्नीचर तो फर्नीचर। एसेट को क्रेडिट क्यों किया, देखो एसेट जब डिक्रीज हो रही ना, तो एसेट जब डिक्रीज होती है तो एसेट कौन से साइड में चली जाती है, क्रेडिट साइड में चली जाती है। तो ये एसेट का रूल था, वो रिवोल्यूशन का रूल है। तो ये अपन एंट्री पास करेंगे, डिक्रीज होगी तो, और ये एंट्री पास होती है जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो। अब कई बार क्या होता है, कुछ एसेट होती है फर्म के पास लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं होती है, अनरिकॉर्डेड होती है, लेकिन फिजिकली फर्म के पास होती है वो चीजें, वो सारी एसेट। तो जो एसेट फिजिकली फर्म के पास है लेकिन उनको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, तो उन्हें हम बोलेंगे कौन सी एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट बोलेंगे। कौन सी एसेट बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट बोलेंगे। और जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, यानी कि जो बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं है लेकिन फर्म के पास फिजिकली है, उन अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आना पड़ेगा। तो जब इन अनरिकॉर्डेड एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आएंगे तो आप मुझे बताओ एसेट इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी बुक्स में। पहले जो एसेट थी वो तो है ही, अब अनरिकॉर्डेड जो एसेट थी उसे भी अपन बुक ऑफ अकाउंट में क्या करें, लिख रहे हैं, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट इंक्रीज हो रही है। और एसेट इंक्रीज हो रही है तो इनके लिए इंक्रीज होने वाली जो एंट्री थी ये एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये सेम एंट्री पास करनी है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं अपन की इसकी लायबिलिटीज की बात करते हैं। तो फर्म की जो भी लायबिलिटीज होती है इनकी वैल्यू भी या तो क्या हो सकती है सर, इंक्रीज हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। या तो इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए या इनकी वैल्यू क्या हो जाए सर, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए। तो अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई किसकी, लायबिलिटी की, तो आपको पता है कि जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, लॉस हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के तो डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा किस वैल्यू से, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई ना उस इंक्रीज्ड वैल्यू से डेबिट हो जाएगा। और लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो लायबिलिटीज अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, लायबिलिटी को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि देखो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो वापस क्रेडिट हो जाती है। यहाँ पे ये एंट्री आपको पास करनी जब लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो सर अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपको बेनिफिट हो गया कि नहीं, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो देखो लायबिलिटी की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो आपको क्या होगा, गेन होगा, और गेन रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। मींस रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। तो इस एंट्री के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सी वैल्यू को शो करना है सर, जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है, यानी कि रिड्यूस्ड वैल्यू को यहाँ पे शो करना है, जितनी वैल्यू रिड्यूस हुई है बस। तो लायबिलिटी अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज
अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटी को डेबिट क्यों किया? कि लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब आओ देखो, इस 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। यहाँ लाइबिलिटी क्या हो रही है सर? डिक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी कौन से साइड में चली जाती है? डेबिट में चली जाती है। इसलिए लाइबिलिटी को हमने डेबिट कर दिया, और जितना वैल्यू रिड्यूस हो उतना यहाँ पे शो कर देंगे। अब फिर यहाँ पे एक बात आ जाती है, कुछ लाइबिलिटी होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं थी। जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट पर बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी दिखाई भी नहीं थी, लेकिन वो फर्म की एक्चुअली में लाइबिलिटी थी। तो कोई अगर फर्म की लाइबिलिटी थी लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में नहीं है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए क्या एंट्री करेंगे? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर होगी तो उसके लिए हमें क्या एंट्री पास करनी है? सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसे बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो इंक्रीज के टाइम पे क्या एंट्री पास की? लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो रिवोल्यूशन टू लाइबिलिटी एंट्री की ना, तो ये एंट्री ही हमें पास करनी पड़ेगी। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब थर्ड पॉइंट करते हैं अपन किसका? प्रोविजन का। प्रोविजन का जो रूल है वो लाइबिलिटी की तरह सेम होगा, तो इसमें अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस लिख देंगे यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो लाइबिलिटी की जगह बस प्रोविजन करना है, क्योंकि सेम बैलेंस होता है प्रोविजन का और लाइबिलिटी का। प्रोविजन और लाइबिलिटी का क्या होता है? सेम बैलेंस होता है। जो प्रोविजंस होते हैं ना वो एसेट पर बनाए जाते हैं। जैसे डेटर्स के लिए हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया, या डेप्रिसिएशन के लिए हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया। तो ये जो एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं प्रोविजंस, तो इनका जो वैल्यू एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उनकी वैल्यू को डिक्रीज करते तो अपोजिट में आ गया ना, इनका क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो लाइबिलिटी की तरह इनका सेम ट्रीटमेंट होगा। अगर ये इंक्रीज हो गई, प्रोविजंस इंक्रीज हो गए, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे इन प्रोविजंस को। जैसा कि आपने 11th क्लास में रूल पढ़ा है, जो प्रोविजन उसका नाम आगे लिख दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह जो भी प्रोविजन है उसको अपन क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। प्रोविजन जब क्या होता है? इंक्रीज होता है तो प्रोविजन का बैलेंस का प्रोविजन क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद अगर डिक्रीज हो गया प्रोविजन तो इससे अपोजिट एंट्री बना देंगे अपन। प्रोविजन जब डिक्रीज होता है तो प्रोविजन डेबिट हो जाता है, प्रोविजन से अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन जब डिक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाता है। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब आपको ये देखना है कि रिवैल्यूएशन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अपोजिट में तो उस एसेट या लाइबिलिटी या प्रोविजन का नाम आना ही है। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो एसेट लाइबिलिटी प्रोविजन जो भी है उसको अपोजिट साइड में लिखना ही है। रिवैल्यूएशन को देखना है आपको, रिवैल्यूएशन डेबिट में रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है, बस इतना ही देखना है। तो ये आपकी कुछ जनरल एंट्री थी। चलिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद कुछ और एंट्रीज अपने को करनी है अभी। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे एंट्री करते हैं अपन। तो एसेट लायबिलिटी और प्रोविजन के लिए एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन पर कुछ एक्सपेंस हो जाता है, या फिर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हो या रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, तो उस एक्सपेंस का क्या करना है? या तो कह दो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है, या फिर कह सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है कोई एक्सपेंसेस है। इनमें से कोई भी नाम अपने को क्वेश्चन में दे सकता है। तो अगर ये एक्सपेंस क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं तो इनके लिए हमें एंट्री क्या पास करनी है? देखिए कोई भी एक्सपेंस का हम पेमेंट करते हैं तो नॉर्मली हम एंट्री क्या करते हैं? एक्सपेंस, पर्टिकुलर जो एक्सपेंस होता है उसको डेबिट कर देते हैं। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ये नॉर्मली अपन एंट्री पास करते हैं। अब ये बात तो कंफर्म है कि अगर फर्म ने इस एक्सपेंस का पेमेंट किया है तो फर्म के पास से कैश आउट हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं? जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन सारे एक्सपेंडिचर्स को हम राइट ऑफ कर देते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। किसने ट्रांसफर करके? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। और यहाँ रिवैल्यूएशन
अब जब चल रहा है एसेट और लायबिलिटी का, तो उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट बन रहा है सर? यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन रहा है। तो ये जो एक्सपेंस है इसको मैं राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ करना है। और जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये डेबिट से क्या हो जाएगा सर? एक्सपेंस तो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में जाना चाहिए ना, लेकिन अब पीएनएल की जगह क्या बन रहा है? रिवैल्यूएशन, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में एक्सपेंस चला जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, कैंसिल हुआ तो एंट्री क्या बची? रिवैल्यूएशन डेबिट रह गया और कैश बैंक क्रेडिट रह गया। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि अगर इसका पेमेंट कौन करता है? फर्म करती है, पेड बाई फर्म। इन एक्सपेंस का पेमेंट फर्म करती है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, या फिर नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट। तो इन सच केस आप यही मान, जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप यही मानोगे कि पेड किसने किया? फर्म ने किया, और फर्म ने पेमेंट किया तो देखो फर्म के पास से कैश आउट हो गई, तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं, बैंक ज्यादा अच्छा रहेगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अच्छा सर, इसका पेमेंट अगर फर्म ना करके कोई पार्टनर कर देता हो, पर्सनली इसका पेमेंट किया हो, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पार्टनर ने इसका पेमेंट किया हो, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? तो अगर इसका पेमेंट पेड बाय पार्टनर हो, पेड बाय पार्टनर, इसका पेमेंट किसने किया हो सर? पार्टनर ने अगर इसका पेमेंट कर दिया हो तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो देखिए पार्टनर ने भले ही पेमेंट किया हो, लेकिन ये एक्सपेंस किसका? एक्सपेंस तो फर्म का है ना, तो फर्म का एक्सपेंस है, तो फर्म के अकाउंट से ही ये क्या होगा? राइट ऑफ होगा, यानी रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब फर्म के पास से कैश आउट नहीं हुई, कैश आउट तो पार्टनर के पास से हुई, तो पार्टनर को ना गिवर है, और गिवर को हमें क्रेडिट करना है, तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर कैपिटल, जो कंसर्न पार्टनर है उसको क्रेडिट कर देंगे, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये एक्सपेंस के लिए एंट्री पास हुई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अपन करते हैं कि अगर सर ये सब कुछ हो गया, एसेट लायबिलिटी प्रोविजन में जो चेंजमेंट होना था वो कर दिया, एक्सपेंस का भी ट्रीटमेंट कर दिया, अब रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकाल दो। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस आ गया तो उस डिफरेंस का क्या करना है? तो मैं लिख रहा हूं बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसकी बात करेंगे अब? बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस का क्या करना है? तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो अब डेबिट बैलेंस कब होगा और क्रेडिट बैलेंस क्या होगा वो अपन को देखना है। तो मान लो कि अगर इस अकाउंट के रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम हो, व्हेन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट मींस ये कौन सा बैलेंस है सर? ये डेबिट बैलेंस होगा। किसका डेबिट बैलेंस? रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। और जो डेबिट बैलेंस है तो इसको क्या कहेंगे सर? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहेंगे सर, इसको लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहेंगे। और ये जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है इसके लिए अपन एंट्री क्या पास करेंगे? देखो डेबिट बैलेंस था और हमें इसको ट्रांसफर करना है बैलेंस को कैपिटल में। तो पहली बात कि जब डेबिट बैलेंस को आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल में, तो बैलेंस जब ट्रांसफर होगा तो डेबिट से कहां चला जाएगा सर? क्रेडिट में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन डेबिट था तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट से हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि इसका बैलेंस तो हो गया ट्रांसफर, इसका अकाउंट को तो कर देना है बंद। डेबिट बैलेंस था ना रिवैल्यूएशन का, डेबिट ज्यादा था तो डेबिट बैलेंस था, और डेबिट था तो हमने इसको क्रेडिट किया, इसका अकाउंट बंद हो गया। कहां ट्रांसफर करना है सर? इसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल जो होती है उसका बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो फिर क्रेडिट हो जाती है, और डिक्रीज होती है तो कैपिटल डेबिट हो जाती है। आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई चीज है। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ था डेबिट बैलेंस मींस लॉस था, और इस लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। और जब लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी सर? डिक्रीज हो जाएगी। और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को
डेबिट कर देंगे, बट इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। अभी देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पास्ट पीरियड से रिलेटेड है। यहाँ पे रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट और लॉस है वो पास्ट पीरियड से रिलेटेड है। पास्ट में जो एसेट थी उसको करंट वैल्यू पर लेके आए, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पास्ट पीरियड से रिलेटेड है, तो उसका नेट प्रॉफिट और लॉस भी ओल्ड रेशियो में अपन डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इन विच रेशियो? सर इन ओल्ड रेशियो अपन इसको ट्रांसफर करेंगे। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सर अगर इसका डेबिट बैलेंस नहीं होता, क्रेडिट बैलेंस होता, तो हम क्या करते? मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज gain on revaluation. Why it is gain on revaluation? Credit balance means gain. Why? Because it is nominal account, और नॉमिनल अकाउंट का जो आपका क्रेडिट होता है वो उसमें नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड क्या करते हैं? सर इनकम्स और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या हुआ? गेन, या फिर कह सकते हैं क्या? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे भाई? जो भी बैलेंस हो, चाहे क्रेडिट बैलेंस हो चाहे डेबिट बैलेंस हो, जाएगा तो कैपिटल में। तो कैपिटल में ले जाओ इसे। देखो क्रेडिट था, कौन? रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं ना। तो रिवैल्यूएशन क्या था यहाँ पे? सर क्रेडिट था, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट से डेबिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। अच्छा अब क्या करना है? ट्रांसफर करना है सर इसे कैपिटल में। क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग क्या था? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और जब प्रॉफिट्स या फिर गेन्स को अपन कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये करना है यहाँ पे, जब फर्म का रिवैल्यूएशन हो तो इस तरह आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको हर एंट्री को विद द रूल आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अकाउंट मैंने आपको बता दिया है, रिवैल्यूएशन कब करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपकी थी पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थी। इसको अच्छे से आप आज तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।